हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक ठाक होंगे। नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले एक मुझे पुराने वक्तों का एक गाना याद आ रहा है, जिसके पहले कुछ बोल ऐसे हैं कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। तो जनाबे वाला राना सनाउल्लाह साहब के दिल के जो अरमा थे वो आंसुओं में बह चुके हैं। बात इधर से स्टार्ट करते हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी से जनाब कुछ घंटे पहले मरियम नवाज शरीफ साहबा और राना सनाउल्लाह साहब स्टेज पे इकट्ठे खड़े थे और राना सनाउल्लाह साहब बार बार ये बात कह रहे थे कि हम इमरान खान को गिरफ्तार करके छोड़ेंगे, आज रात इमरान खान जेल में जाएगा। तो दूसरे दिन मैंने देखा जो जब ये मामला रफा दफा होने की तरफ चल रहा था, तो मैंने एक स्टेटमेंट देखी राना सनाउल्लाह साहब की, अल मरूफ मूंछों वाला बांदर के आई एम सॉरी किसी को अगर बुरा लगा हो, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी हैं कि कहे बगैर इंसान रह नहीं सकता। क्या कहते हैं जी दूसरे दिन स्टेटमेंट में कि जनाबे वाला इमरान खान को अरेस्ट करना तो हमारा मकसद ही नहीं था, हमारा तो मकसद था कि ये अदालतों की तरफ जाएं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखने को मिली जिसमें ये कह रहे हैं जी कि इमरान खान को अरेस्ट करना तो हमारा मकसद ही नहीं था, हमारा मकसद था कि हम इमरान खान को अदालतों में पेश होने के लिए मजबूर करें। तो मुझे बड़ी हंसी आई देख के कि कितने घटिया किस्म के ये सियासतदान होते हैं, कितने घटिया किस्म के ये लोग होते हैं कि चलो बंदा अपनी बात को डिफेंड नहीं कर सकता तो अपनी बात पे खड़े ही रहे। मतलब चवल मारने की भी कोई हद होती है ना। आप यहां तो पहली बात ना करते और अगर आपने कर दी थी कि हमने अरेस्ट करना, तो अब ये दूसरी चवल ना मारो। दूसरी चवल मार के इस तरह की स्टेटमेंट दे के अपने आप को खुद गंदा करते हो। वो क्या कहते हैं कि थूक के चाटने वाले लोगों में शामिल हो जाते हैं इस तरह के। बट नहीं हो, ये इस तरह के सियासतदान हैं कि इनके बारे में अब क्या बात की जाए। लेकिन अब चूंकि बात चल पड़ी है राना सनाउल्लाह साहब के बारे में, तो फिर अब बात पूरी करनी चाहिए। इसी तरह के अरेस्ट वारंट राना सनाउल्लाह साहब के भी इशू हुए थे। फौज जो है वो इमरान खान के दरवाजे पे आ चढ़ी थी, तो राना सनाउल्लाह को पकड़ के क्यों नहीं अंदर लेके जा रहे हैं, जज के सामने लेके जा रहे हैं आप। ये बात इमरान खान के वकील ने जज के सामने भी की। इसका जवाब ना किसी जज ने दिया और ना ही किसी अदालत ने दिया। बरकैफ सबको पता है कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उनकी गवर्नमेंट है, उनका वो मिनिस्टर है, उसको किसने पकड़ना है। इस तरह के मामलात होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम जो उस दिन बात कर रहे थे कि आवाज जो है वो हमारी पहुंचनी चाहिए, हमारी और हमारे जैसे दूसरे लोगों की, जो ये बार बार कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट को ये सोचना चाहिए कि अवाम के सामने ना आए। चूंकि अगर रेंजर को अवाम के ऊपर गोली चलाना पड़ गई तो तब भी मारे गए, और अगर ना गोली चलाई और आप नाकाम हो गए तो तब भी आप मारे गए। मारे गए से मुराद आपकी बेइज्जती होगी। बीइंग ए मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन या मोस्ट पावरफुल अदारा पाकिस्तान की अगर आप इमरान खान को अरेस्ट ना कर पाए तो इससे बड़ी बेइज्जती और इससे बड़ी जलालत कोई और हो नहीं सकती। तो मेरा हाल है उनको ये बात समझ आ गई थी। इसी वजह से दूसरे दिन अदालत की स्टेटमेंट आने से पहले ही रेंजर विड्रॉ कर ली गई थी। मतलब कहीं ना कहीं पे ये मैसेज कन्वे हो गया था कि आप रेंजर को वापस कॉल कर लें, क्योंकि अगर आपको अवाम के सामने जाना पड़ गया तो ये बड़ा काम खराब हो जाएगा। अच्छी बात है जी अगर इस तरह की सोच डेवलप होती है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए अगर वो सोचते हैं और रिविजिट करते हैं अपनी पॉलिसी को जो उन्होंने अभी तक बनाई हुई है, तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरी तरफ मैं बगैर नाम लिए रह नहीं सकूंगा मोहतरमा डड्डू चार्जर का, मरियम औरंगजेब साहबा का, जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और बार बार इमरान खान साहब को बिलो द बेल्ट हिट कर रही थी। कभी वो उनको चोर कह रही थी, घड़ी चोर कह रही थी, कभी वो उनको टेरन का बाप कह रही थी कि ये अपने बेटी को एक्सेप्ट नहीं करता तो ये मुल्क को क्या एक्सेप्ट करेगा, और ब्ला 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 ब्ला। तो पहले नंबर पे तो ये है कि मोहतरमा डड्डू चार्जर साहबा, एक रोलेक्स की घड़ी तो आपने भी अपने खाते में डाली हुई है, तो पहले तो आप उसकी जस्टिफिकेशन देना, ठीक है। और दूसरा जो आप टेरन के जो कफालत इमरान खान साहब को देने पे मजबूर कर रही हैं, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, उसके ऊपर मेरा हाल है किसी को बात करने की जरूरत नहीं। वो उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं है, उनकी बेटी है या नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो कौन सी
आपकी बेटी है जो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। बाकी जो आपकी लीडर है आप उनसे पूछें। अगर आपने किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करनी है तो फिर आप उनसे पूछें कि जब वो भाग गई थी कैप्टन सफ्दर के साथ घर से और उनको जाके पता नहीं मरी के किसी होटल से 2 महीने बाद बरामद किया गया या किसी और गिलगित बल्दिस्तान के होटल से बरामद किया गया, तो उनका निकाह पढ़ा दिया गया, तो फिर उनके घर एक बेटी पैदा हुई, उसकी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लें जरा आप भी, ताकि आपको तसल्ला हो जाए कि मामलात उधर भी बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं। ठीक है, हम किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करना चाहते, स्पेशली मरियम की तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे इंडिया की कोई बी ग्रेड मूवी सुना रहे हैं आपको। इस तरह की वो घटिया किस्म की बातें निकलेंगी उसमें से। बट एनी हो, ये बाज नहीं आती, पता नहीं क्या वजह, वो क्या बनना चाह रही हैं और क्या करना चाह रही हैं इस मुल्क के साथ। बट एनी हो, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में अब क्या बंदा के वो लेवल प्ले फील्ड देने की कोशिश कर रही थी कि इमरान खान साहब को पकड़ के अंदर डाला जाए, उनके अब्बू को जो कि एक डिक्लेयर्ड मुजरिम हैं, जो जेल में से भागे हुए हैं, जिनको भगाने में सबको ही पता है कि उनको कैसे भगाया गया, कैसे निकाला गया। तो कभी कभी वो दलेरी के लेक्चर देना शुरू हो जाती हैं और बुजदली के लेक्चर देना शुरू हो जाती हैं इमरान खान साहब को। तो पहले ये लेक्चर अपने अब्बू जान को सुनाए ना, क्योंकि मरियम के अब्बू भागे हुए हैं और जेल से भागे हुए हैं और वो वापस नहीं आ रहे अभी तक। तो पहले ये बहादुरी के जो लेक्चर है ना, ये अपने अब्बू को सुनाया करें आप मोहतरमा। तो इमरान खान साहब को बाद में आप सुना लीजिएगा। बरकैफ सिंपल इज दैट, इमरान खान साहब अपने जो अरेस्ट को नहीं होने दे रहे थे, उसकी वजह सिर्फ यही थी कि बैक चैनल्स पे ये डिसाइड हो चुका था कि इमरान खान साहब को गंदा करना है, इनको उठाना है, जेल में लेके जाना है, इनके साथ ज्यादती करनी है, वहां पे मारकटाई करनी है और खुदा न खास्ता ऐसी वीडियोस बनानी है जिस तरह की वीडियोस इन्होंने आजम सवाती की बनाई और डॉक्टर गिल की बनाई। तो वो उनको फ्यूचर में ब्लैकमेल करने के लिए कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बना रहे थे, लेकिन वो लोगों ने कामयाब नहीं होने दी, तो इनको मुक्की खानी पड़ी। लेकिन चलें, अगर चीजें बेहतरी की तरफ जाती हैं तो हम समझते हैं कि बड़ी अच्छी बात है एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि इस मुल्क का हाल एक ही है और वो हाल ये है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए, यहाँ पे एक नई गवर्नमेंट आए और वो नई गवर्नमेंट इकोनॉमी की तरफ तवज्जो दे और मुल्क के हालात बेहतर हो। लेकिन अगर ये चीजें नहीं होती और एस्टेब्लिशमेंट इन्हीं लोगों को खींचना चाहती है, तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में आपको बड़ी खतरनाक किस्म की खबरें सुनने को मिलेंगी। अभी सुबह सुबह मैं खबरें देख रहा था तो मेरा हाल है फवाद चौधरी साहब ने बात की कि ये गवर्नमेंट जो है ये शायद पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम जो है उसको कंप्रोमाइज कर दे IMF से कर्जा लेने के लिए। कि IMF की एक शर्त ये है, अंदर खाते की रिपोर्ट ये खबर है कि IMF कह रहा है कि हम आपको उस वक्त कर्जा नहीं देंगे जब तक आप अपना लॉन्ग रेंज मिसाइल जो आपका चल रहा है, रिसर्च चल रही है या काम जो चल रहा है, उसको आप कंप्रोमाइज कर दें, तो उसको बंद कर दें, तो फिर हम आपको कर्जा देंगे। तो इस गवर्नमेंट से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस हालात के अंदर जहां पे आप बिल्कुल डिफॉल्ट के धाने पे खड़े हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट भी इन चीज़ों को समझेगी और ये जो सियासतदान है ये भी इस चीज़ों को समझेंगे कि अपनी लड़ाइयाँ झगड़े अपनी जगह पे, लेकिन रियासत सबसे पहले, मुल्क सबसे पहले। अगर मुल्क कंप्रोमाइज्ड हो गया तो आप फारग हो सब के सब, ना गवर्नमेंट रहेगी, ना पॉलिटिशियन रहेंगे, ना ये फौज रहेगी। ठीक है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि मुल्क के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, सबको सर जोड़ना पड़ेगा, एक दूसरे को नापसंद करते हुए भी आपको इकट्ठा बैठना पड़ेगा और आगे फ्यूचर की तरफ देखना पड़ेगा। होप उम्मीद करते हैं कि सैनिटी प्रिवेल करेगी और चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। वीडियो को इधर ही क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह नई वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक भी कर दें और अपनी सोच, अपनी जो आपके ख्यालात हैं उनकी राय आप कमेंट्स के अंदर कर सकते हैं। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।